बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हॉस्टल में पढ़ती थी। मेरे साथ हॉस्टल में एक अंधी लड़की रहती थी। जब हम रोज सुबह सोकर उठते तो वो कहती, रात तुम्हारे साथ दो आदमी थे। मैं उसे गुस्से से डांट देती क्योंकि वो अंधी होकर मुझ पर इल्जाम लगा रही थी। पर वो कहती, मैं अंधी हूं, इसीलिए सब महसूस हो जाता है। मैंने तंग आकर कमरा ही बदल लिया। पर कुछ वक्त के बाद ही मालूम हुआ कि मैं हमला हूं, जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। मैं फौरन उस अंधी के पास गई तो उसने मुजरिम का पता लगाने का तरीका बताया। उसके बताए तरीके पर अमल करते मैं आज शाम सफिया अपने शौहर के साथ तेरे रिश्ते के सिलसिले में आ रही है। तू शाम को तैयार रहना और चाय के साथ कुछ लवाजमात भी तैयार कर लेना। अम्मा ने खुशी खुशी आकर मुझे इत्तला दी तो मैं चौंक गई। ये क्या बात हुई अम्मा? मैं पढ़ना चाहती हूँ, आप इस रिश्ते से इनकार कर दें। मैंने अम्मा के पहलू से लगकर लाड से कहा तो वो मुंह पर हाथ रखकर मुझे देखने लगी। तेरा दिमाग तो ठीक है, तेरे बाप ने पता नहीं तुझे मैट्रिक कैसे करवाया है। वो कभी ना मानेगा। और फिर तू पढ़ने जाएगी कहाँ? अपने इलाके में तो स्कूल मैट्रिक तक है। अरे अम्मा, मैं पढ़ने के लिए शहर जाऊंगी। कुबरा सोहरा भी तो जा रही हैं। मैंने अपने इलाके में रहने वाली दो बहनों की मिसाल दी। उनका बाप उनको भेज सकता है, तेरा बाप नहीं। अच्छा रिश्ता आया है, बिलाल देखा भाला लड़का है। मैं तो कहती हूँ कि छोड़िए पढ़ाई के चौंचले, ब्याह रचा और अपने घर जा। अम्मा को न जाने मेरी पढ़ाई से क्या बैर था। मेरी प्यारी अम्मा, तू एक बार मेरे खातिर अब्बा से बात तो कर, हो सकता है कि वो मान जाए। मैंने इसरार किया तो अम्मा बड़बड़ाती हुई कमरे से निकल गई, जबकि मैं दोनों हाथ उठाकर अब्बा के मान जाने की दुआ करने लगी। मेरा नाम नूरी है। मेरे अब्बा का मुश्तरका खानदानी कारोबार था। दादा और अब्बा समेत भाई कारोबार में शामिल थे। मुझे बचपन से ही स्कूल जाने का बहुत शौक था। वैसे तो मैं पढ़ाई में इतनी खास न थी, मगर जब अम्मा मुझे तैयार करके स्कूल भेजती तो मुझे बड़ा मजा आता। मैं स्कूल में सारा दिन अपनी सहेलियों के साथ हंसते खेलते गुजारती और घर आकर बेजारी महसूस करती। मेरा दिल चाहता कि मैं स्कूल से कभी घर वापस ही ना आऊं। मैं अगले दिन का शिद्दत से इंतजार करती थी ताकि अगला दिन होते ही मैं दोबारा से स्कूल चली जाऊं। अम्मा ने मेरा स्कूल में दाखिला काफी देर से करवाया था। मैं 7 साल की हो चुकी थी। मेरे साथ की सभी बच्चियां स्कूल जाने लगी थी। मुझे भी स्कूल जाने का बहुत शौक था, लिहाजा मैंने अम्मा से कह कहकर अपना दाखिला स्कूल में करवाया। तभी मेरा स्कूल में इतना दिल लगता कि वापस आने को दिल ही ना करता। शायद इसकी वजह यह थी कि मैं घर में अकेली लड़की थी। मेरा भाई मुझसे 6 साल बड़ा था, जो सारा दिन घर से बाहर गुजार देता, जबकि मैं अकेली घर में बोर हो जाया करती। वैसे तो घर के आसपास भी मेरी काफ़ी सहेलियां थीं, मगर अब्बा मुझे घर से बाहर जाने ही ना देता। उसका कहना था कि लड़की ज़ात को घर में रहना चाहिए। मेरा अब्बा पुराने ख्यालात का मालिक था। उसे अपनी ज़ात और इज्जत बहुत ही प्यारी थी, लिहाजा मेरे घर से बाहर निकलने पर पाबंदी थी। मेरी वाहिद सहेली मैमूना थी, जिसके घर जाने की मुझे इजाज़त मिल जाती, बल्कि अब्बा खुद ही मुझे अक्सर वहाँ छोड़ देता, क्योंकि वो लोग हमारी ही ज़ात बिरादरी के थे और हमारे उनके साथ ख़ास ताल्लुकात थे। अक्सर भाई भी मेरे हमरा चला जाता और हम मैमूना और उसके भाई बिलाल के साथ खूब खेलते। अम्मा तो सारा दिन घर के कामों में मसरूफ़ रहा करती, क्योंकि अम्मा के सामने भरा पड़ा ससुराल था जिसकी अम्मा ने खूब खिदमत करनी होती थी। लेकिन अम्मा की खिदमत मुझे अक्सर रायगा जाती महसूस होती, क्योंकि मेरी दादी अम्मा से लड़ने का कोई भी मौका हाथ से ना जाने देती। लेकिन अम्मा की खिदमत मुझे अक्सर रायगा जाती ही महसूस होती, क्योंकि मेरी दादी अम्मा से लड़ने का कोई भी मौका हाथ से ना जाने देती। घर में हर वक्त तू मैमे की वजह से मुझे भी घर के माहौल से बेजारी महसूस होती। मेरे चचा और फुप्पो सबका काम अम्मा के जिम्मे ही था, फिर भी घर में कोई अम्मा से खुश ना था। हैरत की बात तो ये थी कि अब्बा भी अम्मा को ही बुरा भला कहता। ऐसे में भला मेरा घर में दिल कैसे लगता, जबकि वो सब मेरी प्यारी अम्मा को बातें सुनाते। मेरे स्कूल जाने और स्कूल में दिल लगाने की वजह पढ़ाई न थी, बल्कि वहाँ का माहौल भी था। उस्तानिया हम सब बच्चों से बहुत इज्जत और प्यार से बात करती, जबकि घर में दादी फुप्पो मुझे हर वक्त डांटती रहती। वक्त के साथ साथ मेरा पढ़ाई में भी दिल लगता गया और मैंने मैट्रिक का इम्तहान दिया। अभी रिजल्ट भी ना आया था कि अब्बा को मेरी शादी की फिक्र लाहक हो गई। उनका कहना था कि जितनी जल्दी हो इसे इसके घर का करो, ताकि मैं उनकी इज्जत मलिया मीट ना करूं। मैं अब्बा की बात पर हैरान थी। दरअसल उनकी इस बात की पीछे की वजह मेरी फुप्पो थी, जो अपनी पसंद की शादी रचाकर घर छोड़कर चली गई थी। अब्बा ने और दादा ने फुप्पो को पढ़ने की इजाज़त दी थी। वो कॉलेज में पढ़ने जाया करती और वहीं उसका चक्कर किसी लड़के से चला तो उसने अपनी मर्जी से अब्बा और दादा की मुखालफत लेकर शादी रचा ली। उसके बाद से अब्बा को मजीद अपनी इज्जत और गैरत का दौरा पड़ गया था। हालांकि फुप्पो ने जो सब कुछ किया था, इसमें मेरा क्या कसूर था? मैं ऐसी वैसी लड़की न थी। लड़कों में मुझे वैसे भी कोई खास दिलचस्पी न थी और न ही मुझे इन कामों का शौक था। मैं तो पढ़ना चाहती थी,
अम्मा ने मुझे साफ साफ बता दिया था कि अब्बा कभी भी मेरी पढ़ाई के लिए राजी न होगा। उसने जो चोट खाई थी उसका बदला शायद मुझसे लेना चाहता था। मैं भी हाथ पर हाथ धरकर बैठ गई। और क्या कर सकती थी? फुप्पो जितना हौसला तो मुझ में न था कि अब्बा को धोखा देकर घर से भाग जाती, और घर से भागकर भी क्या कर लेती। मेरा खर्चा तो अब्बा ने ही उठाना था, लिहाजा मैं सज धज कर रिश्ते वालों के सामने पहुंच गई। सफिया खाला मेरी दोस्त महमूना की अम्मा थी। वो बिलाल के लिए मेरा रिश्ता लाई थी। मुझे इस बात का अच्छी तरह से अंदाजा था कि बिलाल मुझे पसंद किया करता था। सफिया खाला ने बाकायदा अब्बा से मेरा हाथ मांग लिया और अब्बा ने चंद दिनों में ही उनको हाँ कहला भेजी, और यूं मेरा रिश्ता पक्का हुआ। तो अब्बा ने चंद हफ्तों में ही मेरा निकाह तय कर दिया। रुखसती चंद महीनों बाद होना करार पाई थी। मैं अपनी हसरत और उम्मीदों के टूट जाने पर सोगवार थी, मगर मेरे पास करने को कुछ न था। मैं भला अब्बा को कैसे मना सकती थी, जबकि घर में अम्मा समेत कोई भी मेरे साथ ना खड़ा था। मेरा मैट्रिक का रिजल्ट आया तो मुझ समेत घर में सभी हैरान रह गए। मैंने जिला भर में पहली पोजीशन हासिल की थी। मुझे तो खुद उम्मीद न थी। मेरे इम्तहानात तो बहुत अच्छे हुए थे, मगर मुझे मालूम न था कि मेरी पहली पोजीशन आ जाएगी। मुझे इतनी बड़ी बिल्कुल उम्मीद न थी, लिहाजा मेरी खुशी का कोई ठिकाना न था। इर्द गिर्द से लोग मुबारकबाद देने के लिए आने लगे तो अब्बा का सर भी फख्र से बुलंद हुआ कि उनकी बेटी ने क्या कारनामा अंजाम दिया था। बहन के घर से भागने और पसंद की शादी करने पर जो जिल्लत और रुसवाई का सामना अब्बा को करना पड़ा था, अब उस सब की जगह फख्र और इज्जत ने ले ली थी। गांव के सभी लोग अब्बा को मुबारकबाद देने आए तो अपने साथ कुछ न कुछ लेकर आते। यहाँ तक कि गांव का चौधरी भी अब्बा के पास मुबारकबाद के लिए आया। अब्बा को उम्मीद न थी कि कभी उनकी बेटी इतना बड़ा कारनामा अंजाम देगी कि उनका सर फख्र से बुलंद कर देगी। मुझे और अब्बा को इनाम वसूल करने के लिए बड़े मरकज बुलाया गया था। अब्बा अपनी इज्जत देखकर बेहद खुश था। वहां अब्बा को कुछ कॉलेज के प्रोफेसर भी मिले, जिन्होंने अब्बा को याद दहानी करवाई थी कि बिटिया को हमारे कॉलेज में दाखिला दिलवाना। मुझे उम्मीद न थी कि हालात इतनी जल्दी बदल जाएंगे। मैंने अब्बा से दोबारा से दाखिला लेने की बात की तो इस बार अब्बा ने खुशी खुशी मुझे इजाज़त दे दी और मुझे दिल लगाकर पढ़ने और दोबारा से पोजीशन लेने की ताकीद करना ना भूले। मैं बेइंतहा खुश थी। मेरे ख्वाब इस तरीके से पूरे होंगे मैंने कभी सोचा न था। मेरे ससुराल वालों को भी इस बात पर कोई एतराज़ न था, पर उनका कहना था कि अब लड़के की रुखसती की भी फिक्र करें। पढ़ाई तो शादी के बाद भी कर लेगी, हमें इसकी पढ़ाई पर कोई एतराज़ ना होगा। मगर मैंने अम्मा का हाल देख रखा था। मैं इतनी जल्दी शादी जैसी जिम्मेदारी उठाने को तैयार न थी। वैसे भी मुझे शादी करने से ही डर लगता था। मेरा ससुराल भी भरा पड़ा था। ऐसे में मैं सिर्फ घर के कामों तक ही महदूद होकर रह जाती, अपनी पढ़ाई कैसे करती। लिहाजा मैंने अब्बा से इजाज़त लेकर बड़े शहर के कॉलेज में दाखिला ले लिया और वहीं हॉस्टल में रिहाइश इख्तियार कर ली। हॉस्टल का माहौल कुछ अजीब सा था। यहाँ पर बहुत कम तादाद में लड़कियाँ मौजूद थीं। कॉलेज तो लड़कियों से भरा हुआ था, जबकि हॉस्टल तकरीबन खाली ही रहता। जो कमरा मुझे दिया गया था उसमें पहले एक लड़की मौजूद थी, मगर वो अंधी थी, उसे कुछ भी दिखाई न देता था। उस लड़की का नाम सायमा था। वो चंद दिनों में ही मुझसे काफ़ी घुल मिल गई। वो मिलनसार और खुश अखलाक लड़की थी। उसने हॉस्टल में रहने में मेरी काफ़ी रहनुमाई भी की थी। मैं चूंकि कभी हॉस्टल में ना रही, लिहाजा मैंने यहाँ के माहौल पर ज़्यादा तवज्जो न दी। मुझे लगा था कि हॉस्टल का माहौल ऐसा ही हुआ करता है। मैं दिल लगाकर पढ़ाई करती। मेरी ज़्यादातर तवज्जो अपनी पढ़ाई की तरफ होती, क्योंकि अब्बा ने मुझे ख़ास ताकीद की थी कि एफए में भी टॉप करूं, ताकि उनका सर दोबारा से फ़ख्र से बुलंद हो। लिहाजा मैं अपनी तैयारी में लगी रहती। सायमा मुझे अक्सर कहती कि मैं उसके साथ बाहर घूमने फिरने चलूं, चूंकि वो अकेली न जा सकती थी, उसे किसी के साथ की ज़रूरत थी। मगर मैं हमेशा ही इनकार कर देती। मुझे बाहर घूमने फिरने से कोई गर्ज न थी। मुझे सिर्फ अपनी पढ़ाई से सरोकार था और मैं वही कर रही थी। कॉलेज से आने के बाद कई घंटे अपनी पढ़ाई में मशगूल रहती और फिर थक हार कर सो जाया करती। मैं चूंकि सुबह सवेरे उठ जाती और सारा दिन पढ़ाई करने की वजह से इतनी थक जाती कि मुझे लेटते ही नींद आ जाती, और नींद भी इतनी गहरी होती है कि मुझे कुछ पता ही न चलता। सुबह ही जाकर मेरी आंख खुलती। हॉस्टल का कुछ अरसा तो बिल्कुल ठीक गुजरा था, मगर एक दिन मैं सायमा की बात सुनकर चौंक गई। तुम बुरा ना मानो तो तुमसे एक बात कहूँ। मैं हस्बे मामूल अपनी पढ़ाई में मसरूफ थी जब मुझे सायमा की आवाज़ सुनाई दी। हाँ क्यों नहीं, मैंने कुछ अचंभे से कहा था, क्योंकि अब तक हमारी इतनी तो दोस्ती हो गई थी कि वो बिला झिझक मुझसे अपनी बात कह सके। तुम्हारे साथ रात के वक्त 2 आदमी मौजूद थे। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। ये क्या कह रही हो तुम, और मेरे कमरे में मेरे साथ 2 आदमी कैसे आ सकते हैं? मैंने हैरानी से पूछा तो उसने कंधे उचका दिए। मैं अंधी हूँ, मगर मेरी हिस्स बहुत तेज़ है और मैं आसानी से महसूस कर सकती हूँ। वो सरेआम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही थी। मुझे बिल्कुल अच्छा न लगा। रात में वाकई तुम्हारे साथ 2 आदमी मौजूद थे,
उसने मुझे यकीन दिलाने की कोशिश की तो मुझे उसकी बात हजम न हुई। वो ये क्या कह रही थी? ऐसा मुमकिन ही न था। मैं यहाँ किसी को न जानती थी और न ही हॉस्टल में कोई आदमी रिहाइश पजीर थे। तो ऐसा कैसे मुमकिन था कि रात को 2 आदमी मेरे साथ मौजूद होते और मुझे पता भी न चले? मैंने उसकी बात टाल दी। वो मुझे डराने की कोशिश कर रही थी या शायद मेरे साथ मजाक कर रही थी। मैं समझ न सकी और अपनी रूटीन में दोबारा से मसरूफ हो गई। साइमा मुझे अक्सर वही बात कहती कि कमरे में रात को तुम्हारे साथ 2 आदमी मौजूद थे, मगर मैं उसकी बात का एतबार न करती। ऐसा मुमकिन ही न था। मैंने तंग आकर अपना कमरा ही बदल दिया था। साइमा कुछ दिनों के लिए अपने घर गई तो मैं हॉस्टल में अकेली रह गई। मेरा इरादा था कि अगले हफ्ते मैं भी घर होकर आऊंगी। मैं घर जाने के लिए अपना सामान बांध रही थी कि मुझे जोर का चक्कर आया। मैं गिरते गिरते बची। मैं हैरान थी, मेरी तबीयत इतनी गिरी गिरी और ढीली क्यों थी? शायद ये मुसलसल पढ़ाई की वजह से था। मैं पिछले 1 हफ्ते से अपनी तबीयत को नज़रअंदाज कर रही थी। इम्तहानात करीब थे। रातों को देर से पढ़ने की वजह से शायद मुझे चक्कर आ रहे थे। मैं कल रात भी सुस्ती से लेटी रही और मैंने बिल्कुल पढ़ाई न की थी। अब मैं कुछ अरसे के लिए घर जाना चाहती थी ताकि मैं घर में अपनी पढ़ाई कर सकूं और वापस आकर इम्तिहान दे लूं। मगर मेरी तबीयत तो मुझे सफ़र करने की भी इजाज़त न दे रही थी। मैं खुद ही हॉस्टल से निकलकर करीबी क्लिनिक में चली गई थी ताकि डॉक्टर को चेक करवा कर दवाई ले सकूं। कम अज़ कम मेरी तबीयत इस काबिल तो हो जाए कि मैं घर जा सकूं। वैसे भी इम्तहानात का सिलसिला शुरू होने वाला था और मैं अपने इम्तहानात की वजह से काफ़ी परेशान थी कि अगर मेरी तबीयत ना संभलती तो पूरे साल की मेहनत ज़ाया हो जाती। आप शादीशुदा हैं? डॉक्टर ने मेरा मुआयना करने के बाद मुझसे सवाल पूछा तो मैं हैरत से उसकी शक्ल देखने लगी। हरगिज़ नहीं, मैंने फ़ौरन जवाब दिया तो वो कुछ चौंक गई। आप हामला हैं, उसने बताया तो मैं आंखें फाड़े हैरत से उसे देखने लगी। मुझे उसके अल्फाज सुनकर यकीन न आया। ऐसा कैसे मुमकिन है? मैंने हकलाते हुए कहा। नामुमकिन तो कुछ भी नहीं होता, बाकी तफसीलात तो आपको ही मालूम होगी। वो शक भरी नज़रों से मुझे देखते हुए बोली। कुछ देर तो मैं बोलने की हालत में ही ना रही। मेरे हवास कुछ बहाल हुए तो मैं फ़ौरन बोली, आप इस बच्चे को निकाल फेंके, मैं इसको पैदा नहीं कर सकती। डॉक्टर ने एक अफसोस भरी नज़र मुझ पर डाली। एक गुनाह तो कर चुकी हो, अब दूसरा करने चली हो। मैं ये काम नहीं कर सकती। वैसे भी अब बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारे पास इस बच्चे को पैदा करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है, वरना तुम्हारी अपनी जान को भी खतरा हो सकता है। डॉक्टर का साफ जवाब सुनकर मैं मायूसी की हालत में घर वापस लौट आई। डॉक्टर ने मुझे चंद अद्वियात और एहतियात बताई थी। मेरे दिलो दिमाग में साएं साएं हो रही थी। ऐसा कैसे मुमकिन था? मैंने तो कुछ भी न किया था, न किसी के साथ मेरा ताल्लुक रहा था। मुझे साइमा की बात का एतबार आने लगा। वो अक्सर कहा करती थी कि रात को मेरे कमरे में 2 आदमी मौजूद होते हैं। शायद उन्होंने ही मेरे साथ कुछ गलत किया था। मैं उसकी वापसी का शिद्दत से इंतजार करने लगी। मुझे कुछ भी अंदाजा न था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मैं रोज सर पकड़कर रोती रहती। मैं अपनी आंखों में मुस्तकबिल के ख्वाब लेकर निकली थी। अब्बा समेत पूरे इलाके की उम्मीदें मेरे साथ जुड़ी थी, मगर मैं यहाँ ऐसी हालत में थी कि मदद के लिए अपने घर वालों को भी ना पुकार सकती थी। कौन मेरी बात पर एतबार करता? सब मुझे ही कसूरवार ठहराते। मेरा पेट चंद दिनों में ही काफ़ी बाहर निकल आया था, हालांकि अभी ज़्यादा वक्त न गुजरा था। मुझे इस बारे में बिल्कुल अंदाजा न था। साइमा अभी तक वापस न लौटी थी। शायद वो अपने घर में ही रहकर इम्तहानात की तैयारी कर रही थी। शायद अम्मा मेरी इस सिलसिले में कोई मदद कर सकें। मुझे मुश्किल वक्त में माँ का ख्याल आया और मैं घर वापस लौट आई। अम्मा ने मेरी हालत देखी तो चौंक गई। ये सब क्या है? तू क्या कर आई है? अम्मा ने मुझे बाजू से पकड़कर झंझोर डाला तो मैं रो दी। अम्मा, मुझे नहीं मालूम कि ये सब क्या है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने अम्मा को सारी दास्तान कह सुनाई कि कैसे एक अंधी लड़की को महसूस होता था कि कमरे में आदमी मौजूद हैं, जबकि मैं किसी आदमी को नहीं जानती और ना ही मेरा किसी के साथ कोई ताल्लुक रहा है। बकवास बंद कर। तुझे क्या लगता है तू मुझे बेवकूफ़ बना लेगी? तेरे बाप ने तुझे पढ़ने भेजा था ना कि ये गुल खिलाने। मैंने मना भी किया था कि जवां जहां लड़की पर इतना अंधा एतमाद ना करें, पर उसने मेरी ना सुनी। अब इसका जिम्मेदार भी वो मुझे ही ठहराएगा। और तू बेगैरत, मुंह उठाए और पेट निकाले कैसे घर आ गई? वहीं किसी बस के नीचे आकर क्यों न मर गई? अम्मा ने वावेला मचा दिया। मैं परेशान होकर अम्मा को देख रही थी। मैं जो इस उम्मीद पर आई थी कि मेरी माँ ज़रूर मेरी मदद करेगी, वो तो लगता था कि पूरे ख़ानदान में खुद ही मेरी रुसवाई का बाइस बनेगी। हाय, तेरे ससुराल वालों को क्या मुंह दिखाएंगे? तूने तो अपनी नंद और सहेली वाला काम ही किया है, वो भी बिना शादी के पेट निकाले फिर रही है। अम्मा की बात पर मैं पूरी तरह चौंकी थी। ये आप क्या कह रही हैं? क्या मैमुना भी? हाँ तो और क्या? तूने क्या सोचा तेरी सहेली अकेली क्यों बदनाम हो? तू भी तो बदनाम होने को कूद गई। अम्मा न जाने क्या क्या बोल रही थी, जबकि मेरा दिल पत्ते की मानिंद लरज़ रहा था।
अब्बा तो मुझे जान से ही मार डालता। अम्मा, मैं तेरे पास मदद के लिए आई हूँ, तू मेरी मदद कर। मैं तेरी क्या मदद कर सकती हूँ? यहाँ किसी को भी मालूम हो गया तो तेरे साथ साथ मेरा भी खात्मा होगा। तू यहाँ से भाग जा, चली जा यहाँ से, चली जा जहाँ से आई है। अम्मा ने मुझे बाजू से पकड़कर खींचा और दरवाजे तक लाकर खुद सर निकालकर बाहर झांकने लगी। इससे पहले कि तेरा बाप या भाई तुझे इस हालत में देखे, तू यहाँ से भाग जा। अम्मा मुझे घसीटती हुई दरवाजे तक ले आई। और बात सुन, अम्मा दरवाजे के पास रुककर बोली, इससे पीछा छुड़वाए बगैर वापस यहाँ का रुख मत करना। हो सके तो मुझे दोबारा अपनी शक्ल ही मत दिखाना। अम्मा ने मुंह फेर कर कहा। तो मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं। मेरी सगी माँ भी मुझ पर एतबार करने को तैयार न थी। बाकी किसी ने क्या ही एतबार करना था। मैं मुंह छुपाकर रोती हुई वापस चली आई थी। सायमा वापस लौटी तो मैं उससे लिपट कर रो दी। उसने हैरान होकर मेरे रोने की वजह पूछी तो मैंने उसे अपने हामला होने के मुतालिक बता दिया। अब मैं क्या करूं? मुझे बताओ, मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी न रहूंगी, मैंने रोते हुए कहा। तो वो मुझे तसल्ली दिलासे देने लगी। हमें इसका हल ढूंढना होगा, मगर इससे पहले मुजरिम की तलाश करना जरूरी है कि आखिर वो कौन है और उसने ये सब क्यों किया। सायमा की बात सुनकर मैं चौंक गई। मगर मैं मुजरिम को कैसे तलाश कर सकती हूँ? मैं तो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। मैंने तो आज तक उसकी शक्ल भी नहीं देखी। वो मैं तुम्हें तरीका बताऊंगी कि तुमने मुजरिम तक कैसे पहुंचना है। वो बोली तो मुझे कुछ सुकून हुआ। कम अज कम मेरे साथ कोई तो मौजूद था। हमारे पास एक ही तरीका है कि हम कमरे की अच्छी तरह से तलाशी लें, कि वहां कुछ ऐसे सबूत तलाश करें जिससे कुछ अंदाजा हो। हमें अपने हॉस्टल के बाहर लगे हुए कैमरे भी खंगालने होंगे। और तीसरा काम ये कि रात को जागकर पहरा भी देना होगा, ताकि अगर अब कोई दोबारा से आए तो हम उसे रंगे हाथों पकड़ सकें। मुझे नहीं लगता था कि इस तरीके से हम मुजरिम तक पहुंच सकते थे, मगर फिर भी इसके सिवा कोई रास्ता न था। हमने पूरे कमरे की अच्छी तरह से तलाशी ली थी, मगर कुछ भी खास न मिल सका। हमने कैमरों की वीडियो भी हासिल करने की कोशिश की, मगर वो हमें न मिल सकी। मैं और सायमा रात भर जागते रहते ताकि जो भी आए मुझे उसके बारे में पता चल सके। मगर 3 दिन गुजर चुके थे, वहां कोई ना आया था। मेरा परेशानी से बुरा हाल था। बैठे बिठाए मैं किस मुसीबत में फंस गई थी। सायमा ने किसी न किसी तरह हॉस्टल के सामने बने घर के बाहर लगे कैमरे की वीडियो हासिल कर ली थी। उनके घर के बाहर लगे कैमरे से हमारे हॉस्टल के सामने वाली सड़क साफ दिखाई देती थी। मैंने पूरी वीडियो अच्छी तरह से खंगाल डाली। आधी रात को उसी सड़क पर आने वाले एक जाने पहचाने शख्स को देखकर मैं बहुत बुरी तरह से चौंक गई। तुमने ये सब क्यों किया मेरे साथ? मैंने उसका गिरेबान पकड़कर पूछा था। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था आखिर? मैं तुम्हें इतना गिरा हुआ इंसान न समझती थी। मेरी आवाज भर आ गई, जबकि वो चुपचाप सर झुकाए खड़ा था। तुमने मुझे बड़ी मुश्किल में डाल दिया। तुमसे चंद महीने सब्र न हुआ कि तुम मेरे हॉस्टल तक आ पहुंचे। मुझे यकीन न आता था कि मेरा शौहर मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर सकता है। बिलाल मेडिसिन की तालीम हासिल कर रहा था। वो भी इसी शहर में रिहाइश पजीर था। मुझे अच्छी तरह मालूम था कि वो किस इलाके में मौजूद था, इसीलिए मैंने उसे इसी वक्त जा लिया था। जैसा तुम समझ रही हो वैसा नहीं है, वो बिलाखिर बोला। तो मेरा दिल चाहा कि उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारूं। मैं मानता हूं मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं तुमसे बदला लेना चाहता था, तुम्हारे भाई का बदला, जो कुछ उसने मेरी बहन के साथ किया। मैं चाहता था कि मैं वही तुम्हारे साथ करूं, ताकि उसे अंदाजा हो कि मैं और मेरे माँ बाप किस अजियत और जिल्लत से गुजर रहे हैं। क्या कह रहे हो? मेरे इर्द गिर्द धमाके हुए। अम्मा ने बताया था कि मैमूना हामला थी। तो क्या इस सब के पीछे भाई था? मैं सकते में रह गई। तुम्हारे भाई मुबशिर ने ये सब किया है। उसने मैमूना को प्यार के जाल में फंसाया और फिर उसका इस्तेमाल करके छोड़ दिया। वो सबके सामने मानने को और मैमूना और उसके बच्चे को अपनाने को तैयार नहीं है। और मेरी बहन अपने होंठ सी बैठी है, सारी तकलीफ अकेले सह रही है। वो किसी को कुछ भी बताने को तैयार न थी। मेरे बार बार इसरार करने और कसम देने पर उसने मेरे सामने मुबशिर का नाम लिया था, मगर मुझसे वादा लिया कि मैं मुबशिर को कोई नुकसान न पहुंचाऊंगा। मगर मेरे अंदर आग थी। मैंने सोच लिया कि मुबशिर न सही, मैं उसकी बहन को तो नुकसान पहुंचा सकता हूं। इस तरह मेरा बदला पूरा हो जाता तो शायद मुझे सुकून मिल जाता। लिहाजा मैं तुम्हारे हॉस्टल आ घुसा। मैंने तुम्हें सिर्फ कुछ ऐसे इंजेक्शन दिए हैं जिससे तुम्हारा पेट कुछ भूल जाए। मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि निकाह के बावजूद मेरा ज़मीर इस बात के लिए ना माना था कि मैं तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हारा फ़ायदा उठाऊं। लिहाजा मैंने कुछ ऐसी अद्वियात का सहारा लिया जिससे तुम्हें और बाकी सबको यही लगे कि तुम हामला हो। मैं तुम्हें रोज़ का एक इंजेक्शन लगाता। उस इंजेक्शन की वजह से तुम्हारी तबीयत खराब होती तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि तुम करीबी क्लिनिक पर चेकअप करवाने जाओगी। वहाँ की डॉक्टर मेरे दोस्त की अम्मा है। लिहाजा मैंने उनको पहले ही बाखबर कर दिया था कि उन्होंने बस एक छोटा सा झूठ बोलना है कि तुम हामला हो।
मैं चाहता था कि तुम्हारे घर में सबको मालूम हो कि तुम हामला हो गई हो और ख़ानदान में तुम्हारी ऐसी ही बदनामी हो जैसी मेरी बहन की हुई। ये सब मैं सिर्फ बदला लेने के लिए कर रहा था, मगर मुझे जल्द ही इस बात का अंदाज़ा हो गया कि मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत कर दिया है। मुझे तुम्हारे भाई के जुर्म की सज़ा तुम्हें नहीं देनी चाहिए थी। इस सब में तुम्हारा क्या कसूर था? लिहाजा मैं दोबारा तुम्हारे हॉस्टल आया ताकि तुम्हारी तबीयत की बेहतरी के लिए तुम्हें दूसरी दवाई दे सकूं, मगर तुम मुझे हॉस्टल में कहीं दिखाई न दी। तुमने अपना कमरा तब्दील कर लिया था। तुम अपने साथ किस आदमी को लेकर मेरे कमरे में आया करते थे? आदमी नहीं, लड़की। मैं मैमुना को ही साथ लाता था। मैं उसे अपने साथ इसी शहर में ले आया था ताकि वो कुछ बहल जाए। मैं उसे अपने साथ लाता ताकि अगर पकड़ा जाऊं तो मैमुना को आगे कर सकूं कि ये तुमसे मिलने आई थी। वो खामोश हुआ तो मेरा दिल गुस्से से भर गया। तुम्हें ऐसी हरकत करते हुए 10 बार सोचना चाहिए था। मैंने तपते हुए गुस्सीले लहजे में कहा तो वो सर झुका गया। बिलाल ने मुझे तबीयत की बहाली की अद्वियात दी तो मेरा फूला पेट बिल्कुल फ्लैट हो गया। मेरे इम्तहानात शुरू हो गए। इम्तहानात देते ही मैं वापस घर चली आई। मैंने अम्मा को सब सच बताया तो वो हैरान रह गई। उन्हें इस बार भी मेरी बात का यकीन न था। यकीन नहीं तो ज़रा अपने बेटे से बात करके देखो। अम्मा ने क्या बात करनी थी। पाँव से चप्पल उतारी और भाई पर बरस पड़ी। तुझे दूसरों की माँ बहन की इज्जत रोनते शर्म ना आई? अम्मा, निकाह किया हुआ उससे मैंने। आपको कहा था कि रिश्ता ले जाओ, लेकिन आपने यही कहा कि वट्टा सट्टा नहीं करना। वो बोला तो हम दोनों माँ बेटी तंग रह गए। क्या कहा? निकाह कर लिया? अम्मा ने एक बार फिर से चप्पल बरसाना शुरू कर दी। अम्मा ने अब्बा को भाई के कारनामे के मुतालिक बताया तो अब्बा भी भाई पर बहुत गुस्सा हुआ। जब निकाह तक का हौसला कर लिया था तो आगे भी कर लेता। उस लड़की को रुखसत करवा कर ले आता तो उन लोगों की इतनी बदनामी तो ना होती। अब्बा, मुझसे गलती हुई है। मुझे कुछ समझ ना आ रहा था। मैं खौफजदा हो गया था कि आप लोग इस बारे में क्या सोचेंगे और उसे क्या मकाम देंगे। ये तो तुझे पहले सोचना चाहिए था, बाद में नहीं। अम्मा और अब्बा भाई को लेकर मैमुना के घर गए थे। ये आपका मुजरिम है। इसके साथ जो सुलूक करना है आप करें, चाहे तो इसे अभी के अभी गोली से उड़ा दें। मैमुना के माँ बाप हैरान थे। अम्मा अब्बा ने सारे ख़ानदान को उनके निकाह का बताया और 2 दिन बाद वलीमे की तारीख रख दी। भाई और मैमुना का वलीमा धूमधाम से हुआ। कम से कम उन लोगों की बदनामी कुछ कम तो हुई थी। बिलाल मुझसे कई बार माफ़ी मांग चुका था, मगर मैं उसे इतनी आसानी से कैसे माफ़ कर देती? उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने में कोई कसर कहाँ छोड़ी थी। अम्मा ने मुझे वहाँ से भगा दिया था, लेकिन अगर अब्बा को पता चल जाता तो वो मुझे इसी घर में जिंदा गाड़ देते और कभी बाहर न जाने देते। मैंने एफए के इम्तहान में भी पहली पोजीशन हासिल कर ली थी। अब बिलाल के घर वालों ने रुखसती का शोर मचाया हुआ था। अब्बा को भी यही मुनासिब लगा और मैंने भी इस बार ज़्यादा चूंचला न की। मैं आगे भी पढ़ना चाहती थी। मैंने सबसे पहले ही अपनी फरमाइश बयान कर दी। तुम्हें किसने रोका है? जितना चाहो पढ़ लेना, मगर उसकी एक शर्त है। वो मुस्कुराकर बोला तो मैं कदरे चौंक गई। कैसी शर्त? तुम्हें पहले मुझे माफ़ करना होगा। वो मेरा हाथ थाम कर बोला तो मैं भी मुस्कुरा दी। उसने जो कुछ किया था अपनी बहन की मोहब्बत में किया था, और फिर मेरे साथ कौन सा कुछ इतना गलत हुआ। वो चाहता तो मेरा फ़ायदा उठा सकता था, मगर उसने ऐसा न किया। वैसे भी घर में कौन सा किसी को पता चला था जो मेरी बदनामी होती। मैंने उसके कंधे से सर टिका दिया। बिलाल ने मेरे सारे खदशात दूर कर दिए। वो मेरा इस कदर ख्याल रखता कि मैं खुद हैरान रह जाती। मैं अपने रब की शुक्रगुजार थी जिसने मुझे तबाही और बर्बादी से बचा लिया था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।